नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। आप सभी प्यारे दोस्तों को सुबह का नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे साइंस को लेकर प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और जब हमने ऑप्टिक्स यानी प्रकाश पढ़ना प्रारंभ किया था तो उससे संबंधित दोस्तों जो हमारा सबसे पहला पार्ट 1 हुआ था उसमें हमने बात की थी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है और किस प्रकार से प्रकाश कार्य करता है। इन सब चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। और जो दूसरा सेशन हुआ था उसमें हमने दोस्तों इंपॉर्टेंट बात पढ़ना प्रारंभ की थी, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था दोस्तों दर्पण के बारे में कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर हमने पढ़ा गोलीय दर्पण जो है वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गोलीय जो दर्पण होता है उसके द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला नया टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कि गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है तो ध्यान रखना, यहाँ हम जो गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे वो किसकी सहायता से करेंगे दोस्तों, एक किरण आरेख की सहायता से। किरण आरेख, किरण आरेख की सहायता से। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर किरण आरेखों का निर्माण करेंगे और किरण आरेखों की सहायता से गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। देखो, जब भी किरण आरेख की बात करते हैं तो हमारे पास 2 आपतित किरणों का होना जरूरी है। ऐसी 2 आपतित किरणें लीजिए दोस्तों, जब वो किसी परावर्तक सतह से टकराए तो जैसे ही टकराएगी तो उनका क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन हो जाएगा, यानी वह पुनः उसी माध्यम में क्या करेगी, वापस लौटेगी। और जब वह लौटेगी तो किसी एक बिंदु के ऊपर एक दूसरे को क्या करेगी, वो प्रतिच्छेद करेगी। और जिस बिंदु के ऊपर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उसी बिंदु के ऊपर दोस्तों उनके प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो जब भी किरण आरेख की सहायता से गोलीय दर्पणों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण करना हो तो हमारे पास 2 ऐसी परावर्तित किरणें होनी चाहिए जो जैसे ही परावर्तन हो तो उसके पश्चात वो क्या करेगी, किसी एक बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और जिस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वही दोस्तों उसके प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। तो सबसे पहली जो स्थिति है वो देखिए, सबसे पहली स्थिति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे पहली स्थिति आपके सामने ये है। इस स्थिति में आपने क्या देखा, एक बार समझना आप लोग मेरी बात को। सबसे पहले मैंने कहा दोस्तों ये है हमारी कोई मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये हमने दोस्तों यहाँ पर दर्पण रखा। ये दर्पण कौन सा हो गया, हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी उसके दौरान हमने जाना था कि अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की ओर वक्रित होता है, और अंदर की ओर वक्रित होता है और बाहर की तरफ है ना उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया जाता है, सुरक्षा के लिए परावर्तक आवरण चढ़ा दिया जाता है। तो अवतल दर्पण ये अंदर की ओर वक्रित है। ठीक है, अब देखो ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। सबसे पहले आपने देखा दोस्तों ये जो प्रकाश की किरण है ये आपतित किरण है, क्योंकि ये किससे टकराएगी, आपके इस अवतल दर्पण से टकराएगी। 2 दर्पण आपके सामने हैं, एक हो जाएगा आपका अवतल दर्पण
और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तल दर्पण। देखो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, ये जो परावर्तित किरणें होती है ये सामने मिलती है, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर वास्तव में नहीं मिलती है, वो हमारे को मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जब उनको पीछे की तरफ क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो अवतल दर्पण, सबसे पहली स्थिति आपके सामने ये है, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, ये दर्पण का ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। तो कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली जो आपतित किरण है वो ऐसी किरण है जो किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के आमने सामने हो और उनके बीच की जो दूरी है वो प्रत्येक स्थिति में क्या हो, समान हो। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें बताओ क्या कहा जाता है, समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो यहां आपने पढ़ा कि आपतित किरण किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो जैसे ही वो किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसका क्या हो जाता है दोस्तों, परावर्तन हो जाता है। तो जैसे ही परावर्तन होगा तो वो किससे होकर गुजरेगी, बताओ, आपके इस फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो सबसे पहली स्थिति आपने क्या पढ़ी कि सर देखो दो स्थितियां याद रखना, एक होगी आपकी आपतित किरण, दूसरी होगी आपकी परावर्तित किरण। यहां आपने देखा आपतित जो किरण है वो किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह जैसे ही उसका क्या होता है दोस्तों, परावर्तन होता है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से पहला पॉइंट आपने याद किया, मैंने बताया था ना मुख्य फोकस क्या होता है। प्रकाश की किरण जैसे उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु के ऊपर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। क्लियर, देखो ये प्रकाश की किरण आई, किससे टकराएगी, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात अवतल दर्पण के सामने एक बिंदु के ऊपर ये मिलेगी और जिस बिंदु के ऊपर मिलेगी उसे मुख्य फोकस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इस दर्पण का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्लियर, सबको पता है। और दर्पण का जो केंद्र होता है उसको ध्रुव के नाम से जाना जाता है, जिसको P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो पहली स्थिति आपने यहाँ पर क्या सीखी, प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण करना है तो जो मैं सबसे पहले 3 स्थितियां आपको सिखाऊंगा वो प्रत्येक स्टूडेंट को आनी चाहिए। पहली कंडीशन आपको ये पढ़नी है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। अब इसका परावर्तन हुआ तो किससे होकर गुजरी, फोकस से। इसी प्रकार ये उत्तल दर्पण है, ये आपकी आपतित किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका परावर्तन होगा तो पीछे की ओर बढ़ाओगे तो आपको किस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, आपके मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और सबको पता है कि सर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इन दोनों के ठीक बीच में क्या आता है, अभिलंब। अभिलंब ये रेखा है जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहा जाता है, और ये जो परावर्तित किरण है
ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। अब देखो, तो पहली स्थिति आपको यहां से यही सीखनी है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह आपके काम में आएगा। दूसरी स्थिति आपके सामने है। अब आपने देखा कि सर आपतित जो किरण है, देखो ये वाली आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण। अब आपने देखा आपतित किरण जो है वो किससे होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो जब आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है तो जैसे ही उसका परावर्तन होता है, जैसे ही वो परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। तो ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर है जो क्या कहलाएगी, आपकी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं उत्तल दर्पण के अंदर। क्लियर। तो दूसरी कंडीशन आपने क्या सीखी दोस्तों, दूसरी कंडीशन आप लोग ये याद रखना कि जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है तो जैसे ही उसका परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दूसरा पॉइंट आपका यह हुआ कि आपतित किरण जब मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है। क्लियर है। दूसरी स्थिति आपकी हो गई। इसके बाद जो तीसरी स्थिति आती है, अब तीसरी स्थिति में आपने देखा आपतित किरण, ये हो गई आपकी दोस्तों आपतित किरण। ठीक है। और यही क्या हो गई आपकी परावर्तित किरण। इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि सर जो हमारी स्थिति है इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जब प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो जैसे ही इसका परावर्तन होता है तो ये इस वक्रता केंद्र के अनुदिश वापस क्या कर जाती है, गमन कर जाती है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आप लोग याद रखना, अगर प्रकाश की किरण, आपतित किरण की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपतित प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले बड़े गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उसकी जो आर होती है यानी उसकी जो त्रिज्या का मान होता है वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका तैयार हुआ कि यदि आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो जैसे ही उसका परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात वह वक्रता केंद्र की दिशा में क्या कर जाती है, गमन कर जाती है, 180 डिग्री के कोण से घूम जाती है। क्लियर। यह तीसरी स्थिति थी। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हो किसमें, उत्तल दर्पण में पीछे की ओर बढ़ाने पर आपको मिलती हुई प्रतीत होगी किसके ऊपर, वक्रता केंद्र के ऊपर। ठीक है ना। चलो चौथी स्थिति आपके सामने है दोस्तों। चार स्थिति आप लोग याद रखना। चौथी स्थिति आपने देखी, यह है आपकी आपतित किरण। क्लियर। आपतित किरण। और यह हो गई दोस्तों हमारी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आपने देखा, आपतित किरण जो है दोस्तों ये आपकी इस मुख्य अक्ष के क्या, मुख्य अक्ष के क्या है दोस्तों, तिर्यक है। तो आपको पता चला कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के तिर्यक
अगर किससे गुजरती है दोस्तों, सीधी आकर किससे टकराती है, आपके दर्पण के ध्रुव से टकराती है। ये जो P दिखाई दे रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण का केंद्र यानी अवतल दर्पण का केंद्र, इसे ध्रुव कहा जाता है। जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, तिर्यक हो, और वह किससे टकराए, ध्रुव से टकराए, तो जैसे ही उसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात वह क्या करेगी दोस्तों, आपके इस मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में क्या कर जाएगी, गमन कर जाएगी। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल, प्रत्येक स्टूडेंट को 4 चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर 4 चीज़ें आपके दिमाग में सटीक फिट है तो किसी भी कंडीशन में आप लोग दोस्तों इस किरण आरेख की सहायता से गोलीय जो दर्पण होते हैं उनके प्रतिबिंब निर्माण में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं वापस रिवीजन कर रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर जब आपतित प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो जैसे ही उसका परावर्तन होता है, जैसे ही वह किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी स्थिति हमने पढ़ी कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। फिर जो तीसरी कंडीशन आई उसमें हमने पढ़ा कि प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जैसे ही उसका परावर्तन होता है परावर्तन के पश्चात वह वक्रता केंद्र की दिशा के अनुदिशी क्या हो जाती है, गमन कर जाती है। यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात भी वक्रता केंद्र से ही वापस क्या हो जाती है, निकल जाती है। और चौथी स्थिति में हमने पढ़ा कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, तिर्यक हो, और वह किससे जाकर टकराए, सीधी दर्पण के ध्रुव से टकराए, तो परावर्तन के पश्चात वह इस मुख्य अक्ष के तिर्यक की उसी दिशा में क्या कर जाती है दोस्तों, गमन कर जाती है। ठीक है, तो ये 4 स्थितियां आपके सामने हैं। आप लोग इनको आराम से अपनी नोटबुक के अंदर स्केल की सहायता से बनाइए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से। देखो, सबसे पहला आपके सामने क्या आएगा, मोस्ट चीज़ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन से दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। कुल स्थितियाँ आएगी दोस्तों 6। अवतल दर्पण में टोटल कितनी स्थितियाँ आएगी, 6 स्थितियाँ आएगी। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो, जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दोस्तों टोटल 6 स्थितियां यहाँ पर हमारे सामने काम में आएगी। और 6 स्थितियों की है ना, हम लोग एक बार क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक वो बनाएंगे टेबल। देखो, सबसे पहले आएगा हमारे पास में सबसे पहले आएगा दोस्तों वस्तु की स्थिति। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में वस्तु की स्थिति। ठीक है, टोटल स्थितियां बताओ कितनी आएगी, 6। ये हो जाएगी हमारी 1, ये हो गई दूसरी स्थिति, यहाँ आ जाएगी तीसरी स्थिति, ये हो जाएगी दोस्तों आपकी चौथी स्थिति, और
एक आ जाएगी आपकी पांचवी और छठी स्थिति। 6 स्थितियां काम में आएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, वस्तु की स्थिति को लेकर। दूसरा आएगा हमारे पास किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। एक आ जाएगा प्रतिबिंब का आकार और एक देखेंगे दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, और बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा मैं आपको, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। देखना एक एक चीज को ध्यान से। सबसे पहली चीज आएगी दोस्तों हमारे पास में, और वो होगी वस्तु की स्थिति। ठीक है, एक आ जाएगी आपके वस्तु की स्थिति, दूसरी होगी दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा आ जाएगा प्रतिबिंब का आकार, और चौथा होगा दोस्तों प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो, 4 चीजों का आप लोग याद रखना। वस्तु की स्थिति एक आएगी कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। देखो, सबसे पहली चीज, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी और छठी स्थिति। इसको सीखेंगे हम लोग दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। और वो ट्रिक देखो आपको क्या काम में लेनी है। वो ट्रिक जो होगी ना दोस्तों, वो ट्रिक आपकी इस प्रकार से होगी। थोड़ी सी हमें जगह बड़ी चाहिए। देखो, ध्यान देना आप लोग, एक एक चीज को समझना। ठीक है, यह थोड़ा सा ही आगे चला जाएगा। देखो, सबसे पहले हमारे को चाहिए मुख्य अक्ष। सबसे पहले काम में आएगा दोस्तों हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। अब देखो, हमें चाहिए एक दर्पण, और मान के चलिए वो दर्पण हमारा कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल की तो बात कर रहे हैं हम लोग। अवतल दर्पण। अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपके अवतल दर्पण का ध्रुव, जिसको आप लोग क्या नाम दोगे, P। ठीक है, यही ध्यान रखना, इस पेज के ऊपर जो जो चीजें आप लोग सीखोगे ना, जीवन भर आपके काम में आएगी। और इसी पेज को ढंग से पढ़ लो, आगे किनारे पूरा आपके समझ में आ जाएगा। वस्तु कहाँ होगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति हमारे को कैसी प्राप्त होगी। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। टोटल स्थिति आएगी 6। सबसे पहले आ गया आपके पास दर्पण का ध्रुव, यह आ जाएगा आपका फोकस। ये फोकस हो गया, ये आ जाएगा आपका वक्रता केंद्र, और ये आ जाएगा दोस्तों हमारा अनंत। ठीक है, देखो, सबसे पहली स्थिति आएगी अनंत पर, दूसरी आएगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर। तीसरी होगी वक्रता केंद्र पर, चौथी होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवी होगी फोकस पर, और छठी होगी दोस्तों हमारे पास फोकस और ध्रुव के बीच में। 6 स्थितियां आप लोग याद रखना। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको यहां से पढ़ने की। देखो,
ऊपर आएगी दोस्तों वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। सबसे पहले वस्तु कहां पर होगी? अनंत पर, 1 नंबर दे दिया। दूसरा नंबर आ गया वस्तु कहां होगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या आप कह सकते हो वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर। और तीसरी आएगी वक्रता केंद्र पर। चौथा होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा होगा फोकस पर। छठा होगा फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच। ऊपर देखो जो मैंने 6 स्थितियां लिखी है ना, ये 6 स्थितियां किसकी है दोस्तों? वस्तु की स्थिति है। ऊपर मैंने वस्तु की स्थिति को दर्शा दिया। अब नीचे मैं किसकी बात करूंगा? प्रतिबिंब की स्थिति की। प्रतिबिंब की स्थिति। याद रखना प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? छाया। और वस्तु को क्या कहा जाता है? बिंब कहा जाता है। ठीक है, देखो अब याद करो अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो आपको देखो ये हो गई दोस्तों हमारी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर हमने किसको दर्शाया? वस्तुओं की स्थिति को। नीचे हमने किसको दर्शाया दोस्तों? प्रतिबिंब की स्थिति को। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, 1 नंबर आपका आ गया अनंत पर। आपने देखा सर वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहां पर है हमारी? अनंत पर। अनंत पर आपकी वस्तु हो गई। दूसरी कंडीशन, अब वस्तु के लिए मैंने दिया 2 नंबर। बताओ 2 नंबर कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आप लोग कह सकते हो वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर। तो वक्रता केंद्र क्या आपका? सी। तो यह हो जाएगा आपका सी से दूर। ठीक है, सी से दूर का मतलब हो गया आप लोग कह सकते हो अनंत और सी के बीच में। ठीक है, फिर देखो तीसरी कंडीशन आती है, आपका वस्तु जो है वो कहां पर है? वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन है वस्तु आ गई आपकी वक्रता केंद्र व एफ के बीच यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो आप कहोगे सी व एफ के बीच। पांचवी स्थिति है जब आपकी वस्तु कहां पर है? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस का मतलब हो गया एफ पर। और छठी स्थिति है जब आपकी वस्तु कहां पर है? फोकस यानी मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में। तो आप कहोगे एफ व पी के मध्य यानी बीच में। अब पता लगाएंगे कि इन स्थितियों पर अगर वस्तु होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। देखो सबसे पहली चीज, इसके लिए क्या ट्रिक आपको याद करनी है? प्रतिबिंब बनेगा नीचे, 5 प्रतिबिंब नीचे बनेंगे। एक होगा जो आपका दोस्तों दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, 6 नंबर को तो आपको यहां से छोड़ देना है और यहां से स्टार्ट करना 1 2 3 4 5। 5 स्थितियां तो ये आ जाएगी प्रतिबिंब की। छठी स्थिति आ जाएगी आपकी यहां। ये देखो 6 स्थितियां प्रतिबिंब की है, ऊपर की 6 स्थितियां किसकी है? वस्तु की। अब इस ट्रिक से आपको क्या फायदा मिला? पहली कंडीशन आपको पता चला सर देखो वस्तु कहां पर है? अनंत पर। 1 नंबर, तो बताओ 1 नंबर पे प्रतिबिंब कहां पर आ रहा है? आपने कहा सर फोकस पर। तो पहला पॉइंट आपका तैयार हो गया। वस्तु अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा? एफ पर यानी फोकस पर। याद कर लेना, अवतल दर्पण के अंदर वस्तु अगर अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, एफ पर। ठीक है, 1 से 1 को मैच करो। अब आ जाओ 2 नंबर पे। वस्तु कहां है हमारी? वस्तु कहां है? तो वस्तु है हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी वक्रता केंद्र से दूर। तो आपने देखा प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है? तो आपने कहा सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यानी सी व एफ के
बीच। क्लियर? देखो ट्रिक बहुत काम में आएगी आपके, कभी गलती नहीं होगी आपसे जीवन में। तीसरी कंडीशन में आपने देखा दोस्तों कि वस्तु कहां पर है आपकी, वक्रता केंद्र पर, तो फोकस भी आपका कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। क्योंकि हमें पता था, हमने पढ़ा था कि सर अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र के अनुदिश ही क्या कर जाएगी, गमन कर जाएगी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका फोकस भी कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र में ही बनता है। चलो आगे देखो, इसके बाद फिर आता है दोस्तों चौथी स्थिति। जब वस्तु कहां है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है बताओ, प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, बताओ क्या कहोगे, वक्रता केंद्र सी से दूर। क्लियर? फिर आपने देखा कि सिर्फ 5वें नंबर पे वस्तु कहां पर आ रही है, 5वीं स्थिति में वस्तु आ रही है दोस्तों फोकस पर। जब वस्तु आपकी फोकस पर है तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है बताओ, प्रतिबिंब आपका बन जाएगा अनंत पर। क्लियर? और लास्ट छठी स्थिति में आपने क्या देखा, सर वस्तु कहां है, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है बताओ, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा आपका, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा वस्तु की स्थिति और उसके प्रतिबिंब की स्थिति, दोनों चीजें कंप्लीट है। अब देखो दोस्तों, बात आती है प्रतिबिंब के आकार को लेकर। मैं जो बातें आपको बताऊं ना, आप लोग याद रखना। कोई भी वस्तु हो, वस्तु जैसे जैसे दर्पण के नजदीक आते जाएगी वैसे वैसे उसका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जाएगा। ध्यान रखना, मान लीजिए आप है, आप जैसे ही अवतल दर्पण के नजदीक बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब जो है, आपकी जो छाया है वो अवतल दर्पण के अंदर बड़ी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वस्तु अनंत पर है, सबसे दूर है, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा, बताओ क्या आ जाएगा, अत्यधिक छोटा। ठीक है, क्योंकि वस्तु सबसे दूर है अनंत पर, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा। और कहां पर बनेगा बताओ, फोकस के ऊपर बनेगा। दूसरी स्थिति, फिर आपने देखा सर वस्तु थोड़ी सी नजदीक आई किसके, दर्पण के, तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यानी अत्यधिक छोटे की जगह क्या हो जाएगा, छोटा। तीसरी कंडीशन में आपने देखा समान आ गया, 3 नंबर पे आपकी वस्तु थी, 3 नंबर पे आपका प्रतिबिंब बना, यानी वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर थी, प्रतिबिंब भी आपका कहां पर बना, वक्रता केंद्र पर। तो यहां क्या हो जाएगा, इसका आकार समान होगा। फिर आप थोड़ा सा दर्पण के नजदीक आओगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा। फिर आप दर्पण के और ज्यादा नजदीक आओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अत्यधिक बड़ा। छठी स्थिति में आपने देखा दर्पण जो है, सॉरी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है लेकिन पास में बन रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? यानी फिर आपने देखा यहां देखो छठी स्थिति, छठी स्थिति में वस्तु और क्या है, किसके पास में है, दर्पण के पास में। तो प्रतिबिंब देखो दर्पण के पास में बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ा। तो इस प्रकार आप लोग याद रखना दोस्तों, प्रतिबिंब के आकार को लेकर अत्यधिक छोटा, छोटा, फिर समान, बड़ा और अत्यधिक बड़ा। क्लियर? अब देखो आपसे पूछेगा प्रतिबिंब की प्रकृति, सीधा सा सिंपल आपको यही ध्यान में रखना है दोस्तों। जब प्रतिबिंब की प्रकृति को लेकर बात की जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति को लेकर आप लोग याद रखना, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं,
जिन्हें आपको बिल्कुल सटीक तरीके से अपने ध्यान में रखना है। देखो यहां एक चीज आप नोट करना दोस्तों, वस्तु मैंने मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है, जबकि प्रतिबिंब उसका कहां पर बना है, मुख्य अक्ष के नीचे। जब प्रतिबिंब नीचे बनता है ना तो वो उल्टा होता है, नीचे बनता है तो उल्टा होता है, उल्टा होता है तो बताओ कैसा होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो आपका कहां बन रहा है, दर्पण के सामने। जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वो कैसा होता है, वास्तविक। और वास्तविक होता है तो वो उल्टा होता है, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के क्या कर रहा है, नीचे बन रहा है। तो 5 प्रतिबिंब आपने देखे 5 स्थितियों में, ये सभी दर्पण के सामने हैं। दर्पण के सामने मतलब वास्तविक है, वास्तविक है तो कैसे होंगे बताओ, उल्टे होंगे। तो यह आ जाएगा आपका वास्तविक व उल्टा, ये भी वास्तविक उल्टा, ये भी वास्तविक उल्टा, ये भी आपका वास्तविक उल्टा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका वास्तविक उल्टा। ध्यान रखना 5 स्थितियां आपके सामने हैं दोस्तों, ठीक है। पांचों स्थितियों के अंदर आपने देखा कि प्रतिबिंब जो आ रहा है ना वो दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो क्या होगा दोस्तों, उल्टा होगा, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, ठीक है। छठी स्थिति में आपने क्या देखा, सर प्रतिबिंब गया दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे गया मतलब आभासी होगा, और आभासी होगा तो वो ऊपर बन रहा है, और ऊपर बन रहा है तो कैसा होगा, सीधा। तो आपका आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपने पढ़ा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखो पहली कंडीशन आपके सामने है, वस्तु आपकी कहां पर है दोस्तों, अनंत पर है, तो बताओ फोकस आपका कहां पर बन रहा है, सॉरी प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है, फोकस के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा था ना 2 परावर्तित किरणों की जरूरत पड़ेगी, और आपको यह पता चल जाना चाहिए कि दोनों परावर्तित जो किरणें हैं वो किस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि जिस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ना वहीं आपका क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा यहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करिए, तो बताओ कहां करिए, फोकस के ऊपर। तो हमने पहली स्थिति पढ़ी थी कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। नेक्स्ट हमारी कंडीशन थी, अब वस्तु देखो कहां गई, वक्रता केंद्र से दूर, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो आप देख रहे हो दोनों जो परावर्तित किरणें हैं जो परावर्तन के पश्चात आ रही है उनका बताओ दोस्तों प्रतिच्छेदन कहां हो रहा है, तो आपने पता लगाया सर प्रतिच्छेदन हो रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो नेक्स्ट हमारी कंडीशन थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर होगी तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फिर तीसरी कंडीशन में हमने पढ़ा वस्तु हमारी कहां पर है, वस्तु हमारी है वक्रता केंद्र के ऊपर, तो पता था प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा। तो देख लो प्रतिबिंब भी आपका कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र के ऊपर बन रहा है। इस प्रकार जो ऊपर तीर का चिन्ह है इसका मतलब वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है, यह वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है ए बी। और इसी प्रकार नीचे देखो जो ए डैश बी डैश आपको दिखाई दे रहा है उल्टा, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो तीसरी स्थिति, वस्तु अगर आपकी वक्रता केंद्र पर होगी तो फोकस भी प्रतिबिंब भी आपका कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र के ऊपर बनेगा। दोनों की जो साइज है वो क्या होगी दोस्तों, समान होगी। अगली स्थिति आपने पढ़ी, वस्तु कहां पर हो, तो देखो ऊपर तीर का चिन्ह, वस्तु कहां पर आ रही है बताओ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आप देखो प्रतिबिंब आपका कहां बन रहा है बताओ, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है कि नहीं बन रहा, वक्रता केंद्र से परे बन रहा है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगली स्थिति आपने देखी, अब वस्तु कहां पर आ गई आपकी एफ के ऊपर, एफ के ऊपर यानी फोकस के ऊपर। जब वस्तु फोकस के ऊपर आ गई तो आपको पता था प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। बताओ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है क्या नहीं बन रहा, अनंत के ऊपर बनेगा, पता ही नहीं है कहां पर बनेगा। तो स्थिति यह थी, जब वस्तु फोकस के ऊपर होगी तो प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों आपका अनंत के ऊपर, ठीक है। और अगली स्थिति में आपने देखा था कि सर अब देखो वस्तु जो है ना वो कहां आ गई, फोकस, और यह है हमारा बताओ क्या,
ध्रुव, इनके बीच में जब वस्तु आपकी फोकस और ध्रुव के बीच में आती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। बताओ, दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा? और प्रतिबिंब भी आपका सीधा बन रहा है ना। सीधा कब बनता है? जब प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? आभासी होता है, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों यहां पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, जिसकी 6 स्थितियां हमने कंप्लीट पढ़ी दोस्तों। उम्मीद करूंगा 6 की 6 स्थितियां आप सबको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई होगी। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब देखिए, मेन था दोस्तों हमारा अवतल दर्पण, 6 स्थितियां कंप्लीट हो गई। अब अगला आएगा आपका उत्तल दर्पण, दूसरा आएगा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आगे हमने पढ़ा दोस्तों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो, उत्तल दर्पण के लिए केवल 2 स्थितियां आप लोग याद रखना, केवल और केवल दोस्तों 2 स्थितियां हमारे पास काम में आएगी। देखो, उत्तल दर्पण चाहिए, उत्तल दर्पण वो होगा दोस्तों जो बाहर की ओर वक्रित होगा और अंदर की ओर क्या लगा दिया जाएगा? परावर्तक आवरण लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनंत, ये हो जाएगा आपका ध्रुव, यह आ जाएगा आपका अनंत और ध्रुव के बीच में। ठीक है, पहली कंडीशन जब वस्तु आपकी कहाँ पर होगी? अनंत पर। और दूसरी कंडीशन जब वस्तु आपकी कहाँ पर होगी दोस्तों? बताओ, अनंत और ध्रुव के बीच में। इसी प्रकार अब हमें क्या चाहिए बताओ? प्रतिबिंब चाहिए। तो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा तो सबको पता है सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो बताओ कैसा होगा? आभासी होगा। अब 2 स्थितियां अगर वस्तु की है तो सीधी सी बात है 2 ही स्थितियां किसकी होगी दोस्तों? प्रतिबिंब की होगी। तो एक तो आ जाएगा आपका ये फोकस F, एक आ जाएगा आपका वक्रता केंद्र C। तो एक बनेगा आपका फोकस के ऊपर, एक तो बनेगा आपका फोकस के ऊपर, दूसरा आपका बन जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में। तो देखो, इधर आई दोस्तों हमारे वस्तु की स्थिति। ये ट्रिक आप लोग याद रखना, वस्तु की स्थिति। और इधर हमने बात करी दोस्तों किसकी? बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति। ध्यान रखना आप लोग, जब बात करें दोस्तों उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब होता है ना वो हमेशा सीधा प्राप्त होता है। 2 स्थितियां हैं, और सीधा कब प्राप्त होता है दोस्तों? जब वह आभासी होता है। आभासी कब प्राप्त होता है? जब दर्पण के पीछे वह बनता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, सीधी सी बात है सीधा होगा। वस्तु भी आपके मुख्य अक्ष के ऊपर है। चलो, ये ट्रिक आप लोग याद रखना। अब इसकी बनाओ वही टेबल। तो बताओ, जब टेबल बनाओगे दोस्तों तो आपको पता है टेबल के अंदर हमें वही 4 चीज़ें चाहिए 2 अलग अलग स्थितियों के लिए। और वो 4 चीज़ें आपको कौन कौन सी चाहिए? अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, हमने पढ़ा था पहली चीज दोस्तों हमने पढ़ी थी वस्तु की स्थिति। दूसरा हमने पढ़ा था प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा हमने पढ़ा था प्रतिबिंब का आकार। और इधर क्या आएगा दोस्तों आपका प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, देखिए एक एक चीज को बिल्कुल 0 लेवल से समझते हुए चलिए।
देखो, सबसे पहले हमने बात करी उत्तल दर्पण को लेकर। याद रखना, उत्तल दर्पण में केवल दो स्थितियां काम में आएगी। पहली स्थिति, जब वस्तु हमारी कहां पर होगी, अनंत पर। देखो, वस्तु अगर अनंत के ऊपर होगी तो प्रतिबिंब जो है वो आपका कहां बनेगा, एक से एक नंबर को मैच करो, फोकस पर। प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, फोकस पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, वस्तु आ जाएगी आपकी अनंत और ध्रुव के बीच, यानी अनंत व ध्रुव क्या हो जाएगा आपका, पी के बीच। तो बताओ, प्रतिबिंब आपका बनेगा दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच, एफ व पी के बीच। क्लियर? आपको चाहिए प्रतिबिंब का आकार, सबको पता है सर अनंत पर है तो अत्यधिक छोटा बनेगा, और उससे पास में आ जाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार आपका आ जाएगा अत्यधिक छोटा, और नजदीक जाओगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, अत्यधिक छोटा से थोड़ा छोटा। ठीक है, दोनों स्थितियां ये होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति चाहिए, सबको पता है सर दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे बनता है तो सीधा बनता है, सीधा बनता है तो कैसा होता है बताओ, आभासी होता है। तो ये हो जाएगा आपका आभासी व सीधा। तो ध्यान देना दोस्तों, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पूछिए तो 6 स्थितियां काम में आएगी, जो मैंने आपको पहले सिखा दी। और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पूछे तो केवल 2 स्थितियां आएगी, जो आपके सामने है। वस्तु अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, वस्तु अगर अनंत और ध्रुव के बीच में होगी तो प्रतिबिंब आपका बनेगा फोकस व ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब के आकार की बात करोगे, अत्यधिक छोटा और छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति देखोगे तो आभासी व सीधा होगा दोनों स्थितियों के अंदर, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो बताओ कैसा होगा, आपका आभासी होगा। ठीक है, स्थितियां आपके सामने है। दर्पण आपका कैसा है, उत्तल। ठीक है, देखो वस्तु कहां पर है आपकी, अनंत पर। प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है, फोकस पर। वस्तु अनंत पर होगी तो बताओ प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, फोकस पर। अगली कंडीशन थी हमारी दूसरी, वस्तु कहां हो जाएगी आपकी, ये हो गया आपका ध्रुव। बताओ क्या है दोस्तों, ध्रुव। इधर हो जाएगा आपका अनंत, यानी ध्रुव से थोड़ा परे, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा फोकस और इस ध्रुव के बीच में, यानी फोकस से थोड़ा दूर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहां पर हमारा ये हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब काम में आता है दोस्तों गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसके बारे में नॉलेज होना आपको जरूरी है। तो अगला टॉपिक होगा हमारा गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। बताओ क्या, गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसके अंदर देखो दोस्तों, आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए आप लोग चाहो तो दर्पण है अवतल ले लो, या आप लोग चाहो तो दर्पण उत्तल ले लो। मान के चलिए मैंने लिया उत्तल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अंदर की ओर वक्रित होगा, बाहर की ओर क्या लगाओगे, परावर्तक आवरण। यह आ जाएगी दोस्तों हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखो यह हो गया आपका ध्रुव। पहला पॉइंट आप लोग नोट करो, दर्पण के अंदर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। याद रखना, गोलीय दर्पणों की जब बात करते हैं तो याद रखना, सभी जो दूरियां होती है
वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। चाहे वस्तु की दूरी माप लो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी माप लो, चाहे फोकस दूरी माप लो, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगर दर्पण की जगह लेंस की बात करोगे, जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ोगे तो उसमें सभी दूरियां ना लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। पहला पॉइंट याद रखो, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट होगा वस्तु यानी बिंब। देखो यह आपका दर्पण है, इधर हो गया बाईं ओर, इधर आ जाएगा दाईं ओर। ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, ठीक है। ये दर्पण के सामने, ये दर्पण के पीछे है। बाईं ओर हमेशा क्या रखी जाती है? वस्तु। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। ध्रुव को क्या माना जाता है? मूल बिंदु माना जाता है। यहां जो दर्पण का ध्रुव होता है उसको मूल बिंदु माना जाता है। सबको पता है सर, मूल बिंदु से अगर ऊपर बात करते हैं तो सभी दूरियां धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से अगर नीचे बात करते हैं तो सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से अगर आगे बढ़ते हैं तो वृद्धि होती है, यानी सभी दूरियां किस में आती है? प्लस में आती है। और मूल बिंदु के अगर पीछे चलते हैं तो सभी दूरियां माइनस में आती है, ठीक है, यानी कमी होती है। इन चीज़ों का सबको आपको पता है। क्या क्या पॉइंट आपको पता होना चाहिए? गोलीय दर्पणों के लिए जब कार्तीय चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करते हैं तो सभी दूरियां, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है, बाईं ओर रखी जाती है। इसका मतलब वस्तु की जो दूरी है वो माइनस में आएगी, क्योंकि बाईं ओर सभी दूरियां माइनस में आती है, जबकि दाईं ओर सभी दूरियां प्लस में आती है। लेंसों में भी यही कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम करती है। बस इतना सा ध्यान रखना, लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, यानी प्रकाशिक केंद्र जो होता है उसको क्या माना जाता है? मूल बिंदु माना जाता है। और लेंस में जब फोकस दूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। यहाँ ये चीज़ें आपके सामने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग याद रखना, ध्रुव के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती है, चाहे वो बाईं ओर हो या दाईं ओर हो। ध्रुव के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, चाहे वो बाईं ओर हो या दाईं ओर हो। अब अगर बात करें ध्रुव के पीछे, यानी मूल बिंदु के पीछे यानी बाईं ओर, सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, जबकि मूल बिंदु के आगे दाईं ओर सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। वस्तु हमेशा है ना दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, यानी किस में आती है? माइनस में आती है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना, यही आपके काम में आएगी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, और वो अगला पॉइंट आपके सामने है दर्पण सूत्र। देखो दर्पण सूत्र की जब बात करते हैं दोस्तों, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? तीन राशियों के बीच में संबंध स्थापित करता है। तीन, आप लोग कह सकते हो तीन दूरियों के बीच संबंध। अब वो तीन दूरियां कौन कौन सी है जिनके बीच में संबंध को दर्पण सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एक आता है दोस्तों आपका एफ। एफ क्या होता है बताओ? एफ होगा आपका ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी। बताओ क्या होगा? एफ का मतलब होगा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, क्योंकि मैंने कहा सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। एक आएगा आपके पास में यू। यू जाएगा ध्रुव से बिंब यानी वस्तु की दूरी।
वस्तु की जो दूरी होगी उसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों u, और एक आएगा v। v क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, v जो है ना, v हो जाएगी आपकी ध्रुव से प्रतिबिंब। बताओ क्या आ गया आपका, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो v का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब हो गया बिंब की दूरी, और f का मतलब हो गया फोकस दूरी, और सभी किससे मापी जाएगी, आपके ध्रुव से मापी जाएगी। दर्पण सूत्र तीन दूरियों के बीच में संबंध को दर्शाता है, और वो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। याद रखना दोस्तों 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ठीक है दोस्तों, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u क्या होता है आपका, बोलो दर्पण सूत्र होता है। f का मतलब होता है ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, u का मतलब होता है ध्रुव से बिंब की दूरी, और v का मतलब होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो इन तीनों दूरियों के बीच में संबंध का जो सूत्र होता है उसको दर्पण सूत्र कहा जाता है। 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ठीक है, चलो प्रकाश के अपवर्तन का लास्ट टॉपिक। आज प्रकाश का जो अपवर्तन नहीं परावर्तन पढ़ रहे हम लोग। प्रकाश के परावर्तन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका लास्ट टॉपिक बचा आपका रेखीय आवर्धन। देखो रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को दोस्तों m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, रेखीय आवर्धन का मतलब होता है किसी दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है ना, उस प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। याद रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे आवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो हमने लिखा रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। आवर्धन होता है m, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है दोस्तों v, और बिंब की ऊंचाई होती है u। तो m बराबर v/u हमारा क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। याद रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है उसको रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई v होती है और बिंब की ऊंचाई u होती है। m बराबर फॉर्मूला बनता है दोस्तों हमारा v/u। ये होता है आपका रेखीय आवर्धन। अब इसकी दो शर्तें आप लोग याद रखना। पहली कंडीशन, यदि m का मान दोस्तों 1 से क्या हो बड़ा, यानी धनात्मक, तो उस कंडीशन में है ना जो प्रतिबिंब होगा वह आपका कैसा बनेगा, आभासी। आभासी होगा तो सीधा, और कैसा बनेगा, बड़ा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि m का जो मान है सर 1 से छोटा आ जाए यानी ऋणात्मक, तो उस कंडीशन में याद रखना दोस्तों प्रतिबिंब जो होगा ना वह आपका कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनेगा तो बताओ कैसा होगा, उल्टा होगा दोस्तों। और उल्टा होगा ना तो उस कंडीशन में वह आपको कैसा प्राप्त होगा, छोटा प्राप्त होगा। तो दो कंडीशन आप लोग रेखीय आवर्धन को लेकर याद रखना। यहाँ पर अगर m का मान 1 से बढ़ा जाए यानी धनात्मक, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वो आभासी और सीधा होगा यानी बड़ा बनेगा। और यदि m का मान 1 से छोटा आ जाए ऋणात्मक, तो दोस्तों जो
वो जो आपका बनेगा प्रतिबिंब वो वास्तविक होगा यानी उल्टा प्राप्त होगा और कैसा होगा, छोटा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हुआ। आप लोग जुड़े रहिए अगले सेशन तक। अगला जो सेशन होगा दोस्तों उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन को लेकर। तो तब तक आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।